अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रिक्शन, मतलब नेक्स्ट यूनिट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर कोई भी सरफेस पे अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। सपोज डेट कि अगर मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम क्या किए, एक ब्लॉक को रख दिए और इस ब्लॉक को और अगर हम पी फोर्सेस के सहायता से क्या कर रहे हैं, आगे की ओर मूव करवा रहे हैं, तो इसके मूवमेंट को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि ये ब्लॉक जो है आगे की ओर नहीं बढ़े। ये जो फोर्सेस अपोज करता है इसके मूवमेंट को, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन जो है होता क्या है, द अपोजिंग फोर्सेस विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए ब्लॉक इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। और बात आता है कि ये फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वन ऑफ देम इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर ऑफ देम इज डायनामिक फ्रिक्शन। अब बात आता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी जो ब्लॉक रखा हुआ किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। तो रेस्ट कंडीशन में कोई भी बॉडी रखा हुआ है, तब उस केस में जो यहाँ जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और अगर कोई ब्लॉक है और वो ब्लॉक क्या है, मूविंग कंडीशन में मूव कर रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तब उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ जो आप पी देख रहे हैं वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ जो पी देख रहे हैं आप वो क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन है। मतलब अगर और नहीं समझ में आया तो मान लेते हैं ये क्या है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है गाड़ी का, ये क्या है, रोड है, और इस रोड पे ये क्या है, टायर है। तो अभी जो है अगर मान लेते हैं गाड़ी का ये अगर ये टायर है और गाड़ी क्या है, रुका हुआ है। तो अगर गाड़ी रुका हुआ है तो अभी जो इस टायर और इस रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा हुआ वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गाड़ी मूव करने लगा, तो जब गाड़ी मूव करेगा तो टायर भी मूव करेगा। तो जब टायर मूव करने लगा तब उस केस में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन जो है तभी डेवलप होता है जब क्या हो जाए, दो सरफेस के बीच में गैपिंग हो। सपोज डेट कि अगर ये रोड है और ये क्या है, टायर है, तो इस रोड और टायर के बीच में भी क्या होगा, गैपिंग होगा। अगर गैपिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा होगा। तो फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि गैपिंग होना जरूरी है, गैपिंग होना जरूरी है, अदरवाइज फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है, फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा, डायनामिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तब उस बॉडी के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इन द अदर वर्ड इट इज़ द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव। जब कोई बॉडी चलने वाला ही है तब उस केस में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको भी अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी बॉडी क्या है, मोशन में है, तब उस बॉडी के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। और डायनामिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन है। क्या है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन है। मतलब क्या कि आप डायनामिक फ्रिक्शन को काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है नोट में, क्या लिखा हुआ, इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या कि डायनामिक फ्रिक्शन को आप काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। अब बात आता है कि ये जो डायनामिक फ्रिक्शन है, इस डायनामिक फ्रिक्शन का भी
दो टाइप्स हैं, डायनामिक फ्रिक्शन का भी दो टाइप्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ दीज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑफ द फ्लोइंग टू टाइप्स, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब बात आता है कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब यहाँ इसको हम समझते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक भी शेप का कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हम क्या किए, एक नेक्स्ट ब्लॉक रख रहे हैं। ये भी शेप का कोई ब्लॉक है और उस पर जो एक ब्लॉक रख रहे हैं और उस ब्लॉक का मान लेते हैं नाम सी है। तो कह रहा है कि आप ये जो है सी जो ब्लॉक रख रहे हैं ये भी शेप के ब्लॉक पे रख रहे हैं। तो अगर ये कह रहा है कि ये जो सी ब्लॉक जो है इस भी ब्लॉक पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, तब उस केस में इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये भी शेप का ब्लॉक है और इस पर क्या किए, सी शेप का रेक्टेंगुलर ब्लॉक डाले, जब ये स्लाइड करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। तब उस केस में ये नीचे की ओर स्लाइड नहीं करे, उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा और उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और इस केस में उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक भी शेप का ब्लॉक, या मान लेते हैं ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे क्या किए, गोलाकार कोई भी वस्तु रख दिए। तो ये क्या करेगा, इस पर रोल करेगा। तो ये रोल आगे की ओर ना करे, इसके रोलिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो कि नीचे पीछे की ओर लग रहा होगा और उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसके रोलिंग में क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको अपन क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए हम लिखे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, जो कि हम बता चुके हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करता है तब उस केस में उस बॉडी के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट रोल्स ओवर अनदर बॉडी। मतलब क्या कर रहा है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या कर रहा है, रोल्स कर रहा है, तब उस केस में उस बॉडी के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब बात आता है नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखें, क्या कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, कह रहा है मैक्सिमम value of friction force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as limiting friction। मतलब क्या कि कह रहा है कि अगर कि कोई भी बॉडी, मान लेते ये भी शेप का एक बॉडी बना दिए और यहाँ पे क्या रख दिए, एक सी ब्लॉक, एक ब्लॉक रखे जिसका सी क्या है, नाम है। और ये ब्लॉक जो है भी शेप पे के बॉडी पे ब्लॉक पे ये क्या कर रहा है, जस्ट स्लाइड करने, मतलब जस्ट बिगिंग टू स्लाइड ओवर द सरफेस। मतलब क्या ये सी ब्लॉक जो है इस भी पे क्या है, स्लाइड करने ही वाला है। तब उस केस में यहाँ जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू डेवलप हो रहा होगा जो कि मैक्सिमम होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं,
लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो मान लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एक ये रेक्टेंगल बनाए और इस रेक्टेंगल पे हम यहाँ क्या किए, एक ब्लॉक को रख दिए, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, सपोज दैट। तो कह रहा है कि ये जो आप ब्लॉक रखे हैं ये जस्ट स्लाइड ही करने वाला होगा। तो जब ये स्लाइड करने वाला ही होगा तब वो क्या होगा, नीचे की ओर आने वाला ही होगा। तब उस केस में ऊपर की ओर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि मैक्सिमम होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as limiting friction, is known as limiting friction। आप या ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है कि जिस एंगल पे कोई भी बॉडी क्या हो जाए, किसी इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड कर जाए, उसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सपोज डेट कि हम मान लेते हैं ये एक सरफेस ऐसा है, एक ये ऐसा है, ये एक ऐसा है। ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा 1, और ये जो हॉरिजॉन्टल से थीटा 2, और ये जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। जब इस पे ब्लॉक रखे तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है, जब इस पे ब्लॉक रखे तब पर भी स्लाइड नहीं करा, जब इस पे ब्लॉक रखे तो ये स्लाइड करने लगा। इसका मतलब क्या कि किस एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा 3 डिग्री के इंक्लाइंड सरफेस पे जब हम इस ब्लॉक को रख रहे थे, ये क्या कर रहा है, स्लाइड करना कर गया। तब उस केस में इस थीटा 3 को अपन क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और उस केस में ये जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप यहाँ देखिए लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। में क्या लिखा हुआ, इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द अप्लाइड फोर्सेस इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन देन बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन which may have any value between 0 and limiting friction। 0 and limiting friction। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखा, इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द अप्लाइड, यहाँ देखिए इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द अप्लाइड फोर्सेस इज लेस देन, क्या लिखा है, लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन देन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या कर रहे हैं आप, कम फोर्सेस लगा रहे हैं, उस केस में बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। मतलब क्या कि अगर मान लेते ये सरफेस है और इस सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक को रख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक को हमने रखा और यहाँ जो है, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है और वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है। मान लेते हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एफ है। तो इससे भी कम अगर हम फोर्सेस लगाएंगे, मान लेते ये एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और यहाँ जो स्मॉल एफ फोर्सेस लगा रहे हैं जिसका इंटेंसिटी जो है वो एफ से भी कम है। क्या है, एफ से भी कम है। तब उस केस में ये ब्लॉक जो ऊपर में रखा वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। जब ये स्टैटिक कंडीशन में मतलब क्या, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। और अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तब उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए थे कि कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, तब उस केस में उस बॉडी के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है फ्रिक्शन, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और उसका जो वैल्यू होता है वो किसके बीच में रहता है, 0 एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में रहता है, 0 एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में रहता है। अब बात आता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो अब यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो होता क्या है, तो रिएक्शन विच इज टेकन टू एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर। तो कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। और उसी को क्या, रिएक्शन विच टेकन, reaction which is taken to act perpendicular to the plane is called normal reaction and it is generally denoted by
आर। नोट में क्या लिखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आप यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखे हैं। अब इसको हम समझते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता कैसे है। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन समझे। तो मान लेते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, ये क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखे। तो जब इस सरफेस पे ब्लॉक को रख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ इस ब्लॉक का क्या होगा, वेट होगा। तो वेट नीचे की ओर लग रहा होगा। तो ये जो वेट नीचे की ओर लग रहा है, इसके वेट को रेसिस्ट करने के लिए इस सरफेस के द्वारा क्या लगता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, जो कि इसके वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए रिएक्शन जो होता है इस सरफेस पे कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब नोट में क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये हम समझते हैं कैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हम अभी क्या बताएं कि अगर किसी भी सरफेस पर अगर कोई भी ब्लॉक रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, और वे वेट डाउनवार्ड लग रहा होगा। तो इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या करता है, ये सरफेस के द्वारा एक रिएक्शन डेवलप होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो है, जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ दिमाग लगाइए कि ये जो एफ है, एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो कह रहा है कि अगर वेट ज़्यादा हुआ, मतलब वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर वेट ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, एफ को, ये जो आर को रेसिस्ट करने की मतलब क्या कि वेट को रेसिस्ट करने, डब्ल्यू को रेसिस्ट करने के लिए आर आता है। मतलब क्या कि आर और एफ का जो वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या कि अगर आर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वेट ज़्यादा है। आर ज़्यादा है इसका मतलब क्या, वेट ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है तो इसको खींचने में जो फोर्सेस मान लेते पी लग रहा है, वो भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर इसको, इस ब्लॉक को खींचने में ज़्यादा फोर्सेस लग रहा है, इसका मतलब क्या, यह ज़्यादा क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा। इस कारण से इसको खींचने में क्या लग रहा है, ज़्यादा फोर्सेस लग रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अगर फोर्स ज़्यादा, मतलब रिएक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा, और इसका मतलब क्या, एफ और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी हम बता चुके हैं, द एंगल ऑफ इंक्लेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए बॉडी जस्ट बिगिंग टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि आप इस, अभी हम बताए थे पीछे भी, कह रहा है कि जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए, जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है स्लाइड, नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है उसके बराबर होता है। वही हम लिखे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द वर्टिकल, मिक्स विद द वर्टिकल। मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है उसके बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी बता दिए थे कि जिस एंगल पे यहाँ दिख रहा है अल्फा, जिस अल्फा के जिस वैल्यू पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, स्लाइड करने लगे या स्लाइड करने लगे, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी हम बताए थे, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये क्या, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा डिग्री पे, थीटा 1 डिग्री, थीटा 2 डिग्री पे दो क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक, तो हम यहाँ अगर ब्लॉक रखते हैं तो ये क्या हो रहा है,
नीचे की ओर स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, θ1 जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। और जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि हॉरिजॉन्टल से θ2 डिग्री एंगल पे है, उस पर जब हम ब्लॉक रख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू θ2 होगा, ना कि θ1 होगा। क्यों? क्योंकि θ2 पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करने लगा, ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करने लगा।